Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in UGC NET August 2024 exam. So let's start. So in this video I have selected another 10 questions from UGC NET August 2024 exam, and these questions are taken from मतलब question number 71 to question number 80. Okay, so let's start. तो क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने 10 सवाल यहाँ पर लिए हैं जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अगस्त 2024 एग्जाम यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 दिया गया है और कुछ डांस फॉर्म्स दिए गए हैं और जिनको कि हमें ट्राइब से मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए में दिया गया करम, बी में ढिमसा, फिर भगौड़िया एंड देन सटसुक विंसेम। ये 4 डांस फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और इधर हमको दिया गया है 4 ट्राइब्स के नाम, जिसमें खोंड है, मुंडाज है, खासी और भील है। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये किससे बिलोंग करते हैं। जहाँ तक करम है, इसको कर्मा भी कहते हैं, और कर्मा या करम ये एक प्रकार का फेस्टिवल है जिसमें कि कर्मा नृत्य भी किया जाता है। मेनली ये झारखंड के ट्राइब्स जो उरांव मुंडा हो ट्राइब्स हैं, और जो बिरहोर्स हैं, उड़ीसा के कुछ ट्राइब्स खोंड्स, या जो वेस्ट बंगाल के कुछ ट्राइब्स जिसमें संथाल होते हैं, और जो हमारे छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स हैं जिसमें कि उरांव मुंडा और बिरहोर्स के साथ साथ यहाँ की गोंड और कंवार जनजातियाँ भी करम फेस्टिवल या कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल्स होते हैं हार्वेस्ट के सीज़न को, मीन्स मतलब उस ओकेज़न को सेलिब्रेट करते हैं, ये खुशियाँ मनाते हैं उसको, और उसी को कर्मा फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। करम एक प्रकार का एक यहाँ पर ट्री होता है जिसको ये पूजा करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी एक डाल तोड़ के और इसके चारों ये लोग नाचते हैं। तो इस तरह के डांस को हम करम या कर्मा नृत्य कहते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसको कर्मा नृत्य कहा जाता है। और ये मुंडा संथाल उरांव, मेनली उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में गोंड और कवार ट्राइब भी इस कर्मा नृत्य को बैगा ट्राइब भी करती हैं। ठीक है, तो इसको करम या कर्मा फेस्टिवल और कर्मा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ जो ट्राइब थी उसमें मुंडा जो है मैच कर रहा है, मीन्स जो झारखंड की ट्राइब मुंडा है, मीन्स ओराव मुंडा बिरहोर्स ये सभी जो हो ट्राइब है, या छत्तीसगढ़ के ओराव मुंडा और ये हो और बिरहोर्स, या इसमें बैगा और गोंड और कंवार को भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह उड़ीसा वेस्ट बंगाल की भी ट्राइब्स होती हैं, ये कर्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। ठीक है, तो इसमें मुंडा ट्राइब का जो है ये मैच कर जाएगा। ओके, देन ढिमसा आता है। ढिमसा ओरिजिनली ये खोंड ट्राइब्स जो उड़ीसा के इनके द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अभी ऑफिशियल डांस है ये विशाखापट्टनम का, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का ऑफिशियल डांस इसको माना गया है। और वहाँ की पोरजा ट्राइब जो है इसको सेलिब्रेट करती है ढिमसा, जो कि फेस्टिवल में ढिमसा नृत्य किया जाता है, और मेनली ये वेडिंग ओकेजन्स में किया जाता है ढिमसा। ये इसकी ओरिजिन मानी जाती है खोंड ट्राइब के द्वारा, जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के खोंड ट्राइब है उनके द्वारा इसकी ओरिजिन मानी जाती है। पर फिलहाल अभी प्रेजेंट में इसको ऑफिशियल डांस ऑफ विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है और जहाँ की ट्राइब पोरजा है वो इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये डांस फॉर्म उनका अब माना जाता है, लेकिन यहाँ पे खोंड है तो आप खोंड से इसको मैच कराएंगे। अगर यहाँ पोरजा लिखा रहता तो आप पोरजा से इसको मैच कराते। ओके, देन थर्ड है भगोड़िया। भगोड़िया जो ये एक डांस फॉर्म है, ये मध्य प्रदेश के ट्राइब्स भील ट्राइब का है, भील ट्राइब का है। और भील में भी 4 एथनिक ग्रुप्स हैं, भील, भीलला, पटेलिया एंड रंत। इन 4 जो एथनिक ग्रुप भील के हैं उनके द्वारा ये डांस फॉर्म्स किया जाता है। और ये जो है मैरिज पार्टनर, इस एक मेला लगता है भगोड़िया उसमें उत्सव के दौरान,
भगौड़िया फेस्टिवल और भगौड़िया फिर वहाँ पर एक मेला लगता है और उस मेले में ये जो है मेल फीमेल अपने पार्टनर्स को चूज करते हैं। तो इसका नाम भगौड़िया मीन्स एलोप करते हैं, मीन्स भगा कर जैसे ले जाना और विवाह करना, जिसमें कि ट्राइबल्स में ये सभी जो है इनके मैरिज जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ये इस तरह के विवाह माने जाते हैं। तो इस तरह जो है भगौड़िया एक डांस फॉर्म है, भील्स में पाया जाता है ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, देन सैटसुक मिनसेम जो है ये खासी ट्राइब ऑफ जो मेघालय है वहाँ पर आपको ये डांस फॉर्म मिलता है सैटसुक मिनसेम। ओके, तो ये हो गया खासी ट्राइब ऑफ मेघालय और ये अप्रैल में हार्वेस्ट सीजन के दौरान ही किया जाता है सैटसुक मिनसेम। ठीक है। तो ढीमसा जो है हमने देखा कि ये वेडिंग ओकेजन्स में किया जाता है खोंड ट्राइब के द्वारा और पोरजा ट्राइब के द्वारा, खोंड ऑफ उड़ीसा एंड पोरजा ऑफ आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम। एंड भगोड़िया बाई व्हील्स जो कि मीटिंग पार्टनर चूज करने के लिए होते हैं। कर्मा नृत्य जो कि फेस्टिवल मीन्स हार्वेस्ट को सीजन को मतलब ये एंजॉय करने के लिए ये उसको सेलिब्रेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेस्टिवल एंड दे डांस कर्मा नृत्य in the states of mainly in the states of Jharkhand and in other neighboring states like Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, etc. Okay, then Dhimsa ho gaya and Bhagodiya in the by the hills of Madhya Pradesh. That's also means by the Khasi tribes of the Assam. वो मेघालय, ठीक है, मेघालय। तो खासी जयंतिया ये जो सब ट्राइब्स हैं जो कि वहाँ की खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स में रहती हैं वो सभी ये फेस्टिवल में जो इस तरह का एक डांस होता है सैटसुमिजम उसको वो इस डांस फॉर्म को करते हैं और इस तरह हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो इस तरह आप लगा लेंगे। तो कर्मा से आप मुंडा लगाते हैं, ए का 2 लग जाएगा, ए का 2 दो जगह है 1 एंड 2 में। फिर बी का हम ढिमसा का क्या लगाने वाले थे, ढिमसा का हमने लगाया था खोंड, तो बी का 2 हो जाएगा। नहीं नहीं, भगोड़िया का भील है, ठीक है, ढिमसा का खोंड है, बी का 1, ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, तो कर्मा हो गया, कर्मा आपका मुंडा से हो गया, देन ढिमसा का हो गया खोंड, भगोड़िया का हो गया सी का 4th भील एंड देन 4th ऑप्शन जो सैटसुक मिनसेम है उसका खासी हो गया। तो इस तरह फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। द कोडिंग डीएनए इन ह्यूमन कंप्राइजेज अबाउट कितना परसेंट ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। अब आपको ये बताना है कि न्यूक्लियर डीएनए का कितना परसेंट जो है वो कोडिंग डीएनए होता है। तो जब हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ रहे थे जेनेटिक मार्कर्स और उसके पहले डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमने देखा था कि एक्सॉन्स इंट्रॉन्स होते हैं। फिर रेपिटेटिव डीएनए के बारे में पढ़ा था जब हम जेनेटिक मार्कर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जो कोडिंग डीएनए होता है ह्यूमन में वो 2 to 3% होता है, 2 to 3% होता है। जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है वो 97% 98% होता है न्यूक्लियर डीएनए का। तो नॉन कोडिंग पोर्शन ज़्यादा होता है, कोडिंग डीएनए ओनली 2 to 3% होता है। और जो यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो कोडिंग डीएनए मीन्स जो एक्सॉन पोर्शन होता है वही कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और जो नॉन कोडिंग रीजन है जिसमें इंट्रॉन्स आते हैं, ट्रांसपोजॉन्स आते हैं। रेपिटेटिव डीएनए मीन्स 2 टाइप के होते हैं ना, सैटेलाइट डीएनए, ट्रांसपोजॉन्स, तो वो सभी आते हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग फॉर्म्स में, एंड कोडिंग फॉर्म्स में एक्सॉन्स आते हैं। तो इस तरह कोडिंग डीएनए इन ह्यूमन comprises about 2% of the nuclear DNA, while non-coding DNA comprises 97% और 98% भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से 98% होगा, कहीं कहीं 97% भी दिया होता है। तो उस ऑप्शन में आपको 3% करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 2% है। ओके, तो कोडिंग डीएनए यहाँ पे आप 2% लगाएंगे। तो इस तरह आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए के केस में हमने देखा कि जो कोडिंग डीएनए ओनली 2% है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के केस में ठीक इसका उल्टा होता है। वहां पर 97 to 98% कोडिंग होता है और नॉन कोडिंग होता है 2% या 3%। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है
तो उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो 2% हमने नॉन कोडिंग दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रियल के केस में 98% कोडिंग हो जाएगा, 98% कोडिंग हो जाएगा, 2% नॉन कोडिंग होगा। लेकिन न्यूक्लियर डीएनए पूछा है तो न्यूक्लियर डीएनए में 2% कोडिंग है और 98% नॉन कोडिंग है। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे कल्चरल पर्सपेक्टिव्स एंड एंथ्रोपोलॉजी से मैच कराना है, ठीक है। कल्चर एज एन इडियोलॉजिकल सिस्टम, यहाँ पर इसका हो जाएगा क्लिफर्ड गेट्स। तो गेट्स जैसा कि आप जानते हैं ये इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट दोनों ही थे, और इन्होंने सिंबल्स की बात की थी कि सिंबल्स जो है व्हीकल ऑफ कल्चर होते हैं और किसी भी कल्चर की मीनिंग को समझना है तो हमें सिंबल्स के थ्रू समझना चाहिए, ठीक है। कल्चर एज ए ड्रामा जो है विक्टर टर्नर के द्वारा है। विक्टर टर्नर ही वाज आल्सो अ सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ओके, तो विक्टर टर्नर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने भी कहा था कल्चर्स और द ऑपरेटर्स, मतलब ये सिंबल्स और द ऑपरेटर्स ऑफ द कल्चर, ठीक है। तो कल्चर एज ड्रामा हो जाएगा विक्टर टर्नर के साथ। फिर कल्चर सिस्टम ऑफ एडॉप्टेशन ये हो जाएगा मार्विन हैरिस। मार्विन हैरिस जिन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये इनका हो जाएगा कल्चर एज सिस्टम्स ऑफ एडॉप्टेशन। ओके, इन्होंने राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी 1968 में दिया था। मार्विन हैरिस ने राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी 1979 में इन्होंने कल्चरल मटेरियलिज्म की थ्योरी दी थी। और कल्चर, मैन एंड नेचर, काउज, पिग्स, फूड्स एंड एवोल्यूशन, इस तरह की तमाम बुक्स लिखी थी। तो इनका मानना था कि कल्चर जो है वो एज अ सिस्टम ऑफ एडॉप्टेशन, मीन्स कल्चर में जो भी चीज़ें हम, जिसमें कि सैक्रेड काउस की जब ये बात करते हैं तो उन्होंने बताया कि पहले काउस को मतलब सैक्रेड नहीं थी, और लेकिन समय के साथ साथ वो फिर उनको सैक्रेड मानने लगे क्योंकि उनका जो कल्चर में इम्पोर्टेंस था। तो इसी तरह वो दूसरे बातों का मतलब इस तरह की मतलब एज ए सिस्टम ऑफ अडॉप्टेशन की बात करते हैं। फिर और कल्चरल मटेरियलिज्म का थ्योरी जो है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, मार्विन हैरिस के द्वारा। इन कल्चर एज स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड, ये लेवी स्ट्रास का जो है कॉन्सेप्ट है कल्चर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे, और इन्होंने बताया कि ऑल कल्चर्स, अक्रॉस ऑल कल्चर्स, जो ह्यूमन माइंड है वो सेम होता है, सेम सोचता है, उनका नेचर जो है ह्यूमन माइंड का वो सभी कल्चर्स में एक ही है। अगर स्ट्रक्चर पे जाए अगर माइंड के, तो ह्यूमन माइंड सेम है अक्रॉस ऑल द कल्चर्स, चाहे वो सेवेज माइंड हो चाहे सिविलाइज माइंड हो। तो ये लेवी स्ट्रास का कॉन्सेप्ट था। और लेवी स्ट्रास ने बुक लिखी थी 1962 में, सैवेज माइंड, ठीक है, 1962 में सैवेज माइंड लिखी थी। इसी तरह स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ मिथ लिखी थी 1963 में। माइथोलॉजीज लिखी थी 1964, 66, 68, मीन्स कई वॉल्यूम आए थे माइथोलॉजीज के जो 72 तक चले थे माइथोलॉजीज। इनका मिथ्स पर बहुत काम था, और इन्होंने बताया था कि किसी भी सिस्टम को अगर माइथोलॉजीज को समझना है तो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो उसका यूनिट होता है माइथीम्स, उसमें ब्रेक कर देना चाहिए किसी भी स्टोरी को समझने के लिए, और फिर उसके थ्रू हम पूरे उस स्टोरी के कॉन्सेप्ट को, उसमें छुपे हुए मीनिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इनकी एक और बुक थी रॉ एंड कुक्ड, 1969 में इन्होंने लिखी थी। और जो एक्सचेंज की जब ये बात करते हैं कल्चर में एक्सचेंज की, तो विमेन के एक्सचेंज की बात करते हैं, ना कि मनी के, ठीक है। तो इस तरह तमाम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चर एज ए स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। तो लेवी स्ट्रास का नाम इससे जुड़ेगा, जिन्होंने सेवेज माइंड, रॉ एंड कुक्ड, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, ये सब स्टडी की थी। ओके, तो ये हो गया कल्चर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कल्चर इज एज एन इडियोलॉजिकल सिस्टम, ए के साथ हमने गिट्स लगाया तो ए का हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ दो जगह है, सेकेंड और फोर्थ में। एंड देन बी पे चलते हैं, कल्चर एज ड्रामा, इसको हम लोग ने विक्टर टर्नर के साथ लगाया, तो 3 हो जाएगा, बी का 3, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देन कल्चर इज एन अडॉप्टेशन, सी का 2 हो जाएगा, मार्विन हैरिस। एंड कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, डी का 1 हो जाएगा, लेवी स्ट्रॉस, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पर दिया है अरेंज द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि अर्ली से लेटेस्ट की तरफ आपको चलना है, अर्ली टुवर्ड्स
लेटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो थ्योरी आई मीन्स जो ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइड ब्रांचेस यहाँ पर हैं और वो मतलब सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें कौन सबसे पहले आई और देन बाद में मीन्स जो एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स आपने पढ़ा है उसके हिसाब से देखना है। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पर कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में नए नए जैसे जैसे इवोल्यूशंस होते गए, डेवलपमेंट नए नए आते गए, नई नई ब्रांचेस उससे जुड़ती गई, उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल आया। सबसे पहले कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल आया जो कि 1930s में ही आ गया था। और फिर उसके बाद उसमें मार्गरेट मीड की थ्योरी, रूथ बेनेडिक्ट ने सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ कल्चर दिया थे, मार्गरेट मीड ने 1949 में कमिंग ऑफ एज इन समोआ, देन कार्डिनल एंड लिंटन ने दिया। तो इस तरह इसमें डिफरेंट थ्योरीज कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में डिफरेंट थिंकर्स ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। कुछ ने कहा कल्चर इफेक्ट्स द पर्सनालिटी, कुछ ने कहा कि पर्सनालिटी इम्पैक्ट्स द कल्चर, एंड देन पर्सनालिटी एंड कल्चर बोथ इम्पैक्ट्स टू ईच अदर। ये इस तरह के तीन कॉन्सेप्ट आए कल्चर एंड पर्सनालिटी में। और इसी के बाद साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का उदय हुआ। ओके, तो साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी 1930s के बाद 1950s में आपका साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है एज ए ब्रांच जो है वो ओरिजिन हुआ इसका। एंड देन आता है कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद जब साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जस्ट बाद कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी की ओरिजिन हुई और 1940s में इसका मीन्स एज ए ब्रांच ये डेवलप हुई 1940s में, नहीं नॉट इन 1940s, 1960s, 1960। ओके, 1960 में कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आई, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी 1960। एंड देन तो जब आप देखते हैं कल्चर और पर्सनालिटी तो कहीं ना कहीं माइंड से जोड़कर मीन्स कल्चर और माइंड का क्या आपस में रिलेशन है, मीन्स जो ह्यूमन है वो कैसा सोचता है और उसके हिसाब से वो अपने कल्चर को डेवलप करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जो भी पॉजिटिव और निगेटिव उसी के हिसाब से उसके कल्चर पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह कल्चर एंड पर्सनालिटी अप्रोच में नए नए थॉट जुड़ते गए और कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी 1960 में डेवलप हुई। मीन्स ह्यूमन का जो कॉग्निटिव बिहेवियर है उससे जुड़ा हुआ जो स्टडीज की गई कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी। एंड देन आती है सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, और इसी कॉग्निटिव एंड सिम्बॉलिक में बीच इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी भी आई थी। ठीक है, जिसमें कि इनका गेट्स का काम था। तो सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी पहले आती है, ठीक है, तब देन वो इंटरप्रेटेटिव आती है। ठीक है, तो सिम्बॉलिक में विक्टर टर्नर का काम है, गेट्स का काम है। ठीक है, विक्टर टर्नर, गेट्स, और ये सभी 1960 से 70 के बीच में अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं, जिसमें कि टर्नर जो है 60s में देते हैं, 1970 में गेट्स देते हैं, क्लिफर्ड गेट्स, और तभी इंटरप्रेटेटिव अप्रोच भी आ जाता है। एंड देन लास्ट में आता है न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी। न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी ब्रेन और जो ह्यूमन है उसका कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रेन कैसे, ब्रेन की जो थिंकिंग है वो कल्चर पे क्या उसका असर है और इसके बीच में क्या कोरिलेशन है, इसी को स्टडी करते हैं न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी में। और ये एक कॉन्फ्रेंस के समय सबसे पहले इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और 2008 में ये न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच जो है स्टैब्लिश हुई। ओके, 2008 में तो सबसे लेटेस्ट जो है वो न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी है। ओके, तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं तो सबसे अर्लीस्ट से सबसे लेटेस्ट की तरफ हमने देखा। अगर इसी को मीन्स हम क्या कर रहे हैं इसमें असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में देखा जाए तो न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी से हम बैक टुवर्ड्स पास चलेंगे, तो न्यूरो एंथ्रोपोलॉजी सबसे लेटेस्ट ब्रांच रहेगी, देन आएगी सिंबॉलिक, देन आएगी कॉग्निटिव, देन आएगा साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंड देन आएगा कल्चर एंड पर्सनालिटी। मीन्स अर्लीस्ट जो इस क्षेत्र में जो सबसे पहला शुरुआत हुई वो कल्चर एंड पर्सनालिटी अप्रोच के द्वारा हुई 1930s में। ओके, तो ये सब आप देख लीजिएगा। और इस तरह अगर हम देखेंगे यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं तो कल्चर एंड पर्सनालिटी अप्रोच को सबसे पहले रखते हैं तो डी हो गया, देन साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी सी रखेंगे तो डी सी हो गया, डी सी दो जगह दिया हुआ है 1 and 4 में। देन बी रखेंगे हम कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, देन ई रखेंगे सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, ए इज न्यूरो। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्टेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पैथोलॉजिकल बट कंट्रीब्यूट्स टू द फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो कल्चर एंड कॉन्फ्लिक्ट पे तमाम थ्योरीज दी गई और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अपने अपने रूप से इसको मीन्स समझाते थे। इसी में मैक्स ग्लुकमैन ने साउथ अफ्रीकन सोसाइटी को स्टडी किया था, जुलू पीपल को। इनका एक वर्क आया था कस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका 1956 में। 1956 में कस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका, वो एक साउथ अफ्रीकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। मीन्स बेसिकली ओरिजिन वाइज तो वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पर उनकी जो बर्थ थी वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, इसीलिए वो साउथ अफ्रीकन ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने 1956 में सबसे पहले रेडियो लेक्चर्स दिए थे इस पर, कस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका में। और उन्होंने माना कि दो कम्युनिटीज जैसे कि यूरोपियन और अफ्रीकन एक साथ रहती हैं, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट तो है, पर यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो एक साथ रहते हैं, ऐसा मानना था उनका। मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स टू यूनाइट पीपल। मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्लुकमैन कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स टू यूनाइट पीपल, और दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पैथोलॉजिकल। मीन्स ये हार्मफुल नहीं है किसी भी उसके कल्चर के लिए, बट इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द सोसाइटी। इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द सोसाइटी, मैक्स ग्लुकमैन ने कहा। ठीक है, it helps to unite the society, and that is why here it is written that it's not pathological but it contributes to the functional integration of society. Okay, तो इस तरह मैक्स ग्लुकमैन का ये कंट्रीब्यूशन था कस्टम एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका। ये इन्होंने बुक लिखी थी, पहले इन्होंने रेडियो लेक्चर्स दिए इस टॉपिक पर, फिर उन्होंने बुक पब्लिश की 1956 में। और उन्होंने अफ्रीका के लीगल सिस्टम्स को स्टडी किया, तो लीगल एंड पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी पे इनका योगदान था। एंड ही सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पैथोलॉजिकल बट कंट्रीब्यूट्स टू द फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो जूलू पीपल, जो साउथ अफ्रीका के जूलू पीपल थे, उन्हीं पर स्टडी था, और वहीं पर उन्होंने स्टडी किया कि जो कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, दे बैलेंस टू ईच अदर। तो दो रेसेस हैं यहाँ पर, यूरोपियंस एंड अफ्रीकन्स, साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन्स एंड यूरोपियंस, जो वाइट पीपल और ब्लैक्स। तो दो रेसेस हो गई, जैसा कि पहले हमने देखा था कॉलोनियल इंडिया में डिवाइड करने की कोशिश किया था जब हम रेसिज्म पढ़ रहे थे। तो ये दो रेसेस होते हुए भी आपस में ये लोग एक सोसाइटी में मिल के रहते हैं। तो किस तरह मीन्स कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी रहते हैं, इसका मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट हेल्प्स टू यूनाइट द पीपल, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन दे इक्वली बैलेंस ईच अदर। ओके, तो इस तरह उन्होंने दिया कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पैथोलॉजिकल बट कंट्रीब्यूट्स टू द फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, मेलिनोस्की वॉज फंक्शनलिस्ट। ठीक है, और ये भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, क्लकोहन। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मैक्स ग्लुकमैन का ये कंट्रीब्यूशन था। जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट suggested that conflict is not pathological but contributes to the functional integration of the society, and that was Max Gluckman. Okay, the next question की तरफ चलते हैं। मेडिकल प्लूरलिज्म। मेडिकल प्लूरलिज्म जैसा कि जानते हैं आप, मेडिकल साइंस में खासकर आप ये तो स्टडी की गई थी एशियन कल्चर्स में चार्ल्स लेस्ली के द्वारा। ये कॉन्सेप्ट जो है चार्ल्स लेस्ली के द्वारा मेडिकल प्लूरलिज्म दिया गया था, जब उन्होंने एशियन मेडिकल सिस्टम्स को स्टडी किया इन अर्ली 1970s। और उनकी बुक इनकी पब्लिश हुई एशियन मेडिकल सिस्टम 1976 पर। ठीक है, चार्ल्स लेस्ली ने 1976 पर एक बुक पब्लिश की एशियन मेडिकल सिस्टम, और इस पे उन्होंने बताया कि जो एशियन सोसाइटीज़ है वहाँ पर डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स एक साथ जो है पैरेलल जो है वो चलते हैं। मीन्स कोई भी अगर इलनेस या किसी डिजीज़ का शिकार है तो सिर्फ एक मेडिकल सिस्टम पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि एक साथ, जिस मीन्स एलोपैथ भी चल रहा है, आयुर्वेद भी चल रहा है, उसके साथ यूनानी भी चल रही है, या दूसरा भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, खासकर इंडिया के केस में आप देखें, अगर एशियन कल्चर में आपको इंडिया देखना है
तो इंडिया में जनरली जब किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो जब किसी न किसी अगर आप गंभीर बीमारी से भी पीड़ित हैं, तो आपको एलोपैथ के साथ-साथ कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे देंगे, ठीक है? आयुर्वेदा दे देंगे, एलोपैथ तो दे ही रहे हैं और आयुर्वेदिक दे देंगे, देन आपको योगा करने के लिए भी देंगे, योगा प्राणायाम भी करिए, आप जो है वॉकिंग भी करिए, ठीक है? अगर कोई जा सकता है तो जिम भी जाए। तो इस तरह हम तमाम चीज़ों को एक साथ जोड़कर जब देखते हैं, तो इंडिया में जैसा कि सिद्धा भी माना जाता है, यूनानी मेडिसिन भी है, होम्योपैथ भी है, आयुर्वेदा भी है, एलोपैथ भी। एक साथ हम तमाम मेडिसिनल सिस्टम्स को जो है फ़ॉलो करते हैं पैरेलल, तो इसी को मेडिकल प्लूरलिज़्म कहा गया। इसी कॉन्सेप्ट को मेडिकल प्लूरलिज़्म कहा गया एंड दिस वाज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड in medical anthropology by Charles Leslie. Charles Leslie in 1976. तो WHR रिवर्स का जो नाम यहाँ पर दिया गया है, WHR रिवर्स ने 1924 में सबसे पहले बताया कि मेडिसिनल जो नॉलेज है वो एक प्रकार की नॉलेज है जो कल्चर में मीन्स कल्चर का एक हिस्सा है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज मेडिसिन जैसे कल्चर में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टाइम टू टाइम डेवलप हुए, उसी तरह मेडिकल नॉलेज भी इंसान के द्वारा एक कल्चर का ही एक ट्रेट है जो इंसान के द्वारा मतलब ओरिजिन किया गया, इंसान ने इसको क्रिएट किया, ठीक है, क्योंकि उसको जब ज़रूरत पड़ी डिजीज इलनेस के टाइम पे तो किसी प्लांट प्रोडक्ट या इसको यूज़ किया, तो मेडिकल नॉलेज इस तरह स्टार्ट हुई, तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉलेज, ओके। तो WH रिवर्स का ये मतलब कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। देन जॉर्ज फोसर ने भी इस पे कुछ अपना योगदान दिया था 1953 में, और मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस किया था। एंड देन जो है हम देखते हैं 1976 में चार्ल्स वेस्ली का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने मेडिकल प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। एंड देन ऑर्थर क्लीनमैन आते हैं जो कि मतलब सबसे बाद का कंट्रीब्यूशन इन्हीं का मानेंगे। 1978 में इन्होंने कुछ इनके कुछ पब्लिकेशन जिसमें कॉन्सेप्ट एंड मॉडल फॉर कंपैरिजन ऑफ मेडिकल सिस्टम्स मीन्स जो सभी मेडिकल सिस्टम के बीच में क्या कंपैरिजन, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, इस पे उन्होंने स्टडी किया था। कल्चर इलनेस एंड केयर पे इनका वर्क है, तो ऑर्थर क्लीनमैन, ठीक है। तो 1976 से 1978 के ये इनके कुछ वर्क हैं। तो इस तरह चार्ल्स लेस्ली इज द करेक्ट आंसर, Charles Leslie, and he was the who gave the concept of medical pluralism means एक साथ तमाम मेडिकल सिस्टम्स या मेडिसिनल नॉलेज को जब हम एक साथ अप्लाई करते हैं किसी भी कल्चर में, तो उसको हम मेडिकल प्लूरलिज्म कहते हैं, ओके। तो जो मेडिकल नॉलेज है वो वेराइटी ऑफ नॉलेज, जैसे इंडिया में ही आपका एलोपैथ भी है, आयुर्वेदा भी है, और जो है होम्योपैथ भी है, और यूनानी भी है, सिद्धा भी है, तो इसी सब को मतलब आयुष जिसको कहते हैं, ठीक है। और ये सारा कुछ हम एक साथ यूज़ करते हैं। आप कोविड के केस में देख लीजिए, जब कोरोना आया था 1920 मतलब वो ये अभी 2020 में, तो 2020-21 में जब फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव आई थी, तो हम जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स और कुछ तमाम दूसरी इंजेक्शंस और ये सब लेते हुए भी साथ में योगा कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे हम लोग, आयुर्वेद के अनुसार काढ़ा बनाकर पी रहे थे हम में से बहुत लोग, और बाबा रामदेव का कोरोनिल भी खा रहे थे जिसमें कि गिलोय और ये दूसरी मीन्स जड़ी बूटियाँ मिली हुई थी, ठीक है। तो इस तरह एक साथ हम तमाम मेडिसिन्स पर विश्वास करते हुए और उनको ले रहे थे कि उससे शायद हमें कुछ फ़ायदा हो और तमाम लोग इससे बचे भी, ठीक है। कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम गिलोय और इस तरह ले रहे थे, फिर काढ़ा ले रहे थे, और साथ में हम एंटीबायोटिक्स, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिन ले रहे थे। कुछ जो एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं, क्रिटिकल केसेस, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक की ज़रूरत पड़ गई। तो एक साथ, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये सारा मिलकर हमें फ़ायदा देगा। हम योगा प्राणायाम भी कर रहे हैं, हम काढ़ा भी पी रहे हैं, हम कोरोनिल जैसी दवाई भी ले रहे हैं इम्यूनिटी के लिए जिसमें गिलोय और दूसरी मेडिसिन्स मिली है मतलब आयुर्वेदा की, ठीक है। इसी तरह जो ट्राइबल पीपुल्स हैं वो एथनो मेडिसिन पर डिपेंड होते हैं। आपने पढ़ा होगा एथनो मेडिसिन।
तो जो ट्राइबल पीपल्स में जो एथनोमेडिकल नॉलेज होती है, जिसमें कि वो तमाम ऐसे हर्बल मेडिसिन होती हैं जो जंगलों में मिलती हैं और उसको मानते हैं कि उनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो तमाम बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। तो ट्राइबल पीपल्स एथनो मेडिसिन पे विश्वास करते हैं, तो वो उसका फ़ायदा ले रहे थे। तो इस तरह तमाम इसी को मेडिकल प्लuralism कहते हैं। एक साथ हम तमाम इस तरह के मेडिकल नॉलेज को एक साथ अप्लाई करते हैं किसी भी डिजीज़ या इलनेस से लड़ने के लिए, उसी को मेडिकल प्लuralism कहते हैं। एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स लेस्ली, ओके, इन 1976. The next question is, arrange the following books in ascending order of their year of publication. अब ये सारी बुक्स जो हैं वो आपका जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरीज हैं उनसे जुड़ी हुई बुक्स हैं, जिसमें कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये चार्ल्स डार्विन की बुक है। डिसेंट ऑफ मैन, ये भी चार्ल्स डार्विन की बुक है। देन एविडेंसेस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, ये हक्सले की बुक है, थॉमस हक्सले की। एंड द एंटिक्विटी ऑफ मैन, एंटिक्विटी ऑफ मैन 1873 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1873 में ये बुक पब्लिश हुई थी। तो अब एंटिक्विटी ऑफ मैन जो है वो इसका पहले के जो कुछ मीन्स एडिशंस थे 1863 में ही आ गए थे, अर्ली एडिशंस। पहले 3 एडिशन 1863 में आ गए थे, लेकिन जो लास्ट एडिशन आया था वो 1873 में आया था, ठीक है। तो 1873 में आया था। और एविडेंसेस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, ये 1863 की ही बुक है, 1863 की बुक है। देन डिसेंट ऑफ मैन जो है वो 1871 की बुक है, 1871। और ये जो चार्ल्स लायल की बुक थी, द एंटिक्विटी ऑफ मैन, जो है ना, चार्ल्स लायल की बुक थी, लायल, चार्ल्स लियल या लायल कह सकते हैं, उनकी बुक थी। तो ये हो गया डिसेंट ऑफ मैन 1871। और 1859 में आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें कि डार्विनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जिसको कहते हैं हम, ये जो है चार्ल्स डार्विन की, ये लिख रही नहीं 1859 में, ठीक। तो आप जानते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक जो बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये पूरी बुक का नाम है, बाय चार्ल्स डार्विन, 1859 में आई। देन डिसेंट ऑफ मैन जो है 1871 में आया, ये भी चार्ल्स डार्विन ने लिखा। एविडेंसेस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर 1863 में, ये थॉमस हक्सले की बुक है। एंड देन एंटिक्विटी ऑफ मैन चार्ल्स लायल की बुक है, जो कि 1863 में पहले 3 वॉल्यूम आए, देन एडिशन आए, देन 1873 में सबसे लास्ट एडिशन आए। तो अगर इनको हम अरेंज करते हैं ईयर वाइज, क्योंकि उन लिखा है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर पब्लिकेशन, मींस अर्लीस्ट से हमको लेटेस्ट की तरफ चलना है। तो अर्लीस्ट जो उसमें 1859 सबसे पहले आएगा, तो ए सबसे पहले आएगा। तो ए वाले ऑप्शन 2 हैं, ए बी सी डी और ए सी बी डी। तो 1859 में आपका चार्ल्स डार्विन का आ गया। देन सी आ जाएगा, एविडेंसेस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, 1863, ठीक है। 59 के बाद हम ये रख देंगे। देन बी हम रख देंगे डिसेंट ऑफ मैन 1871, एंड डी में रख देंगे 1873 का एंटिक्विटी ऑफ मैन। क्योंकि ऑप्शंस जो आपके दिए गए हैं, क्योंकि 1863 में हम जैसे बताया कि पहले 3 एडिशन एंटिक्विटी ऑफ मैन के भी आ गए थे, तो सी और डी में क्लैश हो रहा है। पर सी और डी का एक साथ यहाँ पर जो रखा गया, ये ऑप्शन गलत हो रहा है, क्योंकि बी नहीं आना चाहिए यहाँ पर। बी जो है वो 1871 की बुक है, जबकि सी जो है 1863 की बुक है। तो ये गलत ऑप्शन हो, ये रॉन्ग हो गया, इसलिए हमें सेकेंड ऑप्शन को सही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो 4th एडिशन 1873 में आया था, उस हिसाब से ये सेकेंड ऑप्शन सही बैठ रहा है, बाकी 2 तो इनकरेक्ट है ही है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ए सी बी डी। ए सी बी डी मीन्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, देन एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, ठीक है, देन डिसेंट ऑफ मैन, एंड देन एंटिक्विटी ऑफ मैन। इस फॉर्म में आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टर्म प्रेस्टेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, अब जो गिफ्ट है या जो भी मनी या जो भी हम कुछ देते हैं एक दूसरे को, उसी को यहाँ पर मार्सेल मॉस के द्वारा अपनी बुक द गिफ्ट में उन्होंने ये वर्ड को यूज किया था, द टर्म प्रेस्टेशन। और प्रेस्टेशन को उन्होंने बोला कि प्रेस्टेशन सिर्फ गिफ्ट या कोई मनी गिविंग एंड टेकिंग का मतलब कुछ ऐसा ये सिर्फ नहीं है, इट इज मोर देन दैट, इट इज मोर देन दैट। मीन्स प्रेस्टेशन सिर्फ हम गिफ्ट या कुछ और लेन देन से ही सीमित नहीं है, इसका मीनिंग ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या सिंबॉलिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी तमाम कल्चर में मीनिंग ली जा सकती है। मीन्स गिफ्ट को उन्होंने डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश की मार्सेल मॉस ने कि एक गिफ्ट सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता, किसी को देने के पीछे, गिफ्ट को देने के पीछे तमाम वैल्यूज, उस कल्चर से जुड़े हुए संस्कार, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं उसको, कस्टम या रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मार्शल मॉस का यही कहना था और इसीलिए उन्होंने टर्म प्रेस्टेशन को यूज किया था अपनी बुक द गिफ्ट में, जो कि 1954 में लिखी गई थी। 1954 में लिखी गई थी। सबसे पहले इन्होंने ऐसे लिखा था इसमें 1924 में, कहीं कहीं 25 भी लिखा होगा, और 1954 में ये बुक पब्लिश हुई मार्शल मॉस के द्वारा, द गिफ्ट, और उसी में उन्होंने द टर्म प्रेस्टेशन को यूज किया था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट 1 to 2 with 2, और यहाँ पर आपको साइट्स के नाम दिए गए हैं इधर, मीन्स कुछ मतलब साइट्स के नाम इधर दिए गए हैं और इसको मैच कराना कि किस टाइप की साइट है। ठीक है, तो बीला सरगम एक साइट है, बीला सरगम एक केव साइट है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था अपर पैलेथिक इंडिया में बीला सरगम केव साइट थी। ठीक है, और बीला सरगम केव साइट थी। और सरुतारू तो नियोलिथिक साइट है, सरुतारू क्या है, नियोलिथिक साइट है। सरुतारू जो असम की जो डाजोली हार्डिंग थी ना, वहाँ पे भी एक सरुतारू साइट भी थी, तो वहीं पर सरुतारू साइट भी थी। तो सरुतारू एक नियोलिथिक साइट है। पाटने भी एक अपर पैलेथिक साइट है, पाटने एक अपर पैलेथिक साइट है। यहाँ पे ऑस्ट्रिच सेल पे कुछ कार्विंग्स या कुछ पैटर्न्स मिले थे, जो कि ये शो करते थे कि अपर पैलेथिक में कुछ आर्ट फॉर्म्स के रूप में ये मिला था, मोबाइल आर्ट फॉर्म के रूप में ऑस्ट्रिच सेल। और ये पता चला कि वहाँ ऑस्ट्रिच की स्पीशीज रहा करती रही होंगी और उस पर आर्ट फॉर्म्स मिले, तो अपर पैलेथिक आर्ट का एक नमूना था। तो ऑस्ट्रिच शेल पे बनाया गया था, जो कि महाराष्ट्र की साइट है पाटने। ठीक है, सरुतारू असम की साइट हो गई। उतनूर जो है साउथ इंडिया की साइट है, उतनूर आंध्र प्रदेश की साइट है। उतनूर ये ऐश माउंट साइट्स कही जाती हैं, उतनूर और ऐश माउंट साइट्स कही जाती थी साउथ इंडिया की कुछ साइट, जिसमें कि ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, उतनूर, पय्यमपल्ली, ये तमाम साइट्स हैं, जिसमें कि ब्रह्मगिरी और हल्लूर और संगनकल्लू तो आपकी कर्नाटका की साइड थी, पय्यमपल्ली तमिलनाडु की थी, और उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश की साइड थी। तो उतनूर जो है एक ऐश माउंट साइट है, यहाँ पे ऐश के माउंट्स पाए गए और जो तमाम जो मीन्स इम्प्रेशंस पाए गए, कैश हुफ इम्प्रेशंस पाए गए, इसीलिए इनको इन सभी साइट्स को हम ऐश माउंट साइट्स कहते हैं, ऐश माउंट साइट्स कहते हैं। साउथ इंडिया की ये 4 5 6 साइट जिनका भी हम नाम लिए, तो सभी क्या कहते हैं, ऐश माउंट साइट्स कहलाती हैं। तो उतनूर जो है ऐश माउंट साइट होगी। केव साइट, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि बिला सरगम एक केव साइट थी, बिला सरगम केव है। ठीक है, तो ये भी मीन्स आंध्र प्रदेश में है बिला सरगम, ये केव साइट है, तो ये केव साइट हो गई। अपर पैलेथिक केव साइट हो गई। ऐश माउंट साइट जो है ये उतनूर आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, ये नियोलिथिक साइट है, उतनूर, उतनूर नियोलिथिक साइट है। और सरुतारू भी नियोलिथिक साइट है। सरुतारू तो यहाँ पर उतनूर ऐश माउंट साइट में लग गया, तो नियोलिथिक साइट सरुतारू के साथ लग जाएगा। और पाटने जो है महाराष्ट्र की ये एक अपर पैलेथिक साइट है, जहाँ पे ऑस्ट्रिच सेल मिला था। तो अब लगा लेते हैं ऐश माउंट साइट ए के साथ उतनूर लगा लिया हमने, ए के साथ 2 लगेगा, एक साथ 2 एक ही जगह है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। फिर बी के साथ 1 बेला सरगम, ठीक है, ये भी सही है।
तो यहाँ पर ए के साथ 2 एक ही जगह था, इसी से हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो बी के साथ बिला सरगम सही है, नियोलिथिक साइट सरुतारो सही है, सी का 4, एंड अपर पैथिक साइट पाटने सही है, अपर पैथिक साइट की महाराष्ट्र की, जहाँ पे ऑस्ट्रिच मिला था। ओके, तो ये सभी आपने जो इंडियन पैलेथिक कल्चर में आपने ऑलरेडी ये सभी पढ़े हैं, ये सारे साइट्स के नाम फिर से देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द स्टेजेस ऑफ द एडल्टहुड फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन मीन्स एडल्टहुड की सिर्फ स्टेजेस है। हमने प्री नेटल, पोस्ट नेटल, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, मेच्योरिटी, सेनेसेंस सब पढ़ा था जब हम ग्रोथ चैप्टर पढ़ रहे थे। पर यहाँ पर आपको सिर्फ एडल्टहुड की बात करनी है, एडल्टहुड की बिगिनिंग से एंड तक की बात कर रहे हैं। तो एडल्टहुड की बिगिनिंग से एंड में सबसे पहले आपको प्राइम आएगा। प्राइम मीन्स सबसे प्राइमरी जो है तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का लेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ में हमको एक चूज करना पड़ेगा, थर्ड एंड फोर्थ में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बी के बाद आप ले लेते हैं, बी के बाद जब आप इसको एडल्टहुड को सिर्फ ध्यान में देखेंगे तो अर्ली एडल्ट होता है, मिडिल एडल्ट होता है, लेट एडल्टहुड होता है। और अगर मोटा मोटा देखेंगे तो जो अर्ली एडल्टहुड होता है उसमें फिर डिक्लाइन आता है, मीन्स एक, और फिर डिक्लाइन के बाद जो है सेनेसेंस आता है, जो है मतलब जो मेच्योरिटी फेज होती है उसी के बाद सेनेसेंस आता है। तो मेच्योरिटी फेज को हम डिक्लाइन से जोड़ सकते हैं, और सेनेसेंस जो है वो लास्ट स्टेज होती है, सेनेसेंस जो है लास्ट स्टेज हो जाती है। ठीक है, जब ओल्ड एज आती है तो सेनेसेंस लास्ट में सारे जो ऑर्गन्स है उसकी जो वर्किंग प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है और काम करना धीरे धीरे बंद करने लगते हैं। तो जैसे कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बंद होने लगती है, तमाम ऑर्गन्स की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बोन्स में वीकनेस आ जाती है। तो इस तरह सेनेसेंस स्टेज, तो डिक्लाइन पहला स्टेज होता है मीन्स प्राइम के बाद। तो प्राइम के बाद डिक्लाइन पे आ जाएंगे, डिक्लाइन के बाद एक ट्रांजिशन फेज आएगा। और ट्रांजिशन फेज मीन्स कि जब हम डिक्लाइन के बाद एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जहाँ पर ओल्ड मतलब एजेड पीपल में आ जाएंगे। ठीक है, तो एडल्ट होने के बाद मीन्स एडल्टहुड की जो एज होती है वो 20 के बाद शुरू हो जाती है, 20 के बाद। ठीक है, तो 20 से 40 जो है वो अर्ली एडल्टहुड माना जाता है। फिर 40 से 60 जो मेच्योरिटी वाला एज होता है वो मिडिल एडल्टहुड है। ठीक है, एंड देन 60 ऑनवर्ड्स जो होता है वो लेट एडल्टहुड आता है, और उसी में सेनेसेंस की स्टेज आती है आफ्टर, और उसके बाद डेथ वाली स्टेज आती है, सेनेसेंस एंड देन डेथ। ओके, तो जो सबसे एजेड पीपल्स होते हैं वो इसी में बिलोंग करते हैं आफ्टर 60 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सेनेसेंस और उसके बाद डेथ वाली स्टेज जो है 60 के बाद वाली होती है। तो 40 एंड 60 जो है यहाँ पर धीरे धीरे 40 के बाद हम जानते हैं कि 40 के बाद तमाम हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है, तमाम बोन्स और इस सब में हमें दिखाई देने लगते हैं और बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो 40 के बाद तो अर्ली एडल्टहुड 20 से 40 हो गया, जिसके पहले एडोलेसेंट वाली स्टेज होती है गर्ल्स में 18 और बॉयज़ में 20 तक, एंड देन 20 से 40 अर्ली एडल्टहुड होता है। और इसी में हम प्राइम और जो है ग्रेजुअल डिक्लाइन, प्राइम फेज देख सकते हैं, प्राइम फेज ग्रेजुअल डिक्लाइन और ट्रांजिशन फेज आता है 40 से 60 के बीच में। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन एंड ट्रांजिशन आ जाएगा 40 से 60 के बीच में, और सेनेसेंस आ जाएगा 60 ऑनवर्ड्स। ओके, तो BDAC is the correct answer. BDAC is the correct answer. Okay. BADC नहीं होगा, BADC नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन दिखाई देने लगता है। 40 के बाद क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है, और डिक्लाइन जब होता है उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है 50 से 60 के बीच में। ठीक है, ट्रांजिशन। तो 40 से 50 में आपका डिक्लाइन होगा, तमाम आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उसमें आपको थोड़ा महसूस होगा कि वर्किंग सिस्टम उनका धीरे धीरे धीमा होने लगता है, उनमें तमाम विकार आने लगता है, डिजीजेस के शिकार हो जाते हैं 40 के बाद। डिफरेंट डिजीज, चाहे हार्ट की डिजीज हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे किडनी, लीवर, और इस तरह बोन्स वीक होने लगते हैं। तो 40 के बाद ज़्यादा शिकायतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, और फिर अचानक से एक ट्रांजिशन फेज आता है 50 से 60 के बीच में।
थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है, एंड देन 60 ओवर जो होता है वो सेनेसिस मीन्स ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, तमाम वर्किंग ऑर्गन्स की कैपेसिटी धीरे धीरे लॉस होने लगती है, एंड देन वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि 20 से लेके 60 ऑनवर्ड जो है ये सारा एडल्टहुड का स्टेज है, और इसी को यहाँ पर आपको लगाना है तो BDAC हो जाएगा। ओके, so this was all about today's lecture. Meet you in next video. Thank you very much.